हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 10th विज्ञान का सिर्फ और सिर्फ रसायन पार्ट। ठीक है, 10th का जो ये होता है विज्ञान, वो होता है थ्योरी 75 मार्क्स। उसमें रसायन का जो भाग है, क्योंकि विज्ञान में हमें तीनों ही चीजें पढ़नी पड़ती है, आपका रसायन, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो सिर्फ और सिर्फ आज हम रसायन का ही पार्ट डिस्कस करेंगे। तो पूरा जो विज्ञान में रसायन का जो पार्ट है वो आता है 24 मार्क्स का। ठीक है, इसी तरीके से कोई एक 24 होगा आपके भौतिकी का और एक 23 होगा फिर आपके बायो का। इस तरीके से पूरा आपका 75 मार्क्स का थ्योरी पूछा जाता है ना। अब हमें देखना है कि रसायन विज्ञान के जो रसायन में कितने पार्ट्स हैं और कौन से पार्ट कितने मार्क्स का है, किस पार्ट पे हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी तैयारी पे जोर देना है, कौन से पार्ट को हम इजी वे में पढ़ सकते हैं और किस चैप्टर से हमें कौन सा चीज़ ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो हमारे पास केमिस्ट्री के पोर्शन में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये एसिड बेस और एक होता है हमारा पीरियोडिक टेबल। ये दोनों ही चैप्टर टोटल मार्क्स पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के। पीरियोडिक टेबल और अम्ल व लवण ये दोनों टोटल हो गया आपका 8 मार्क्स का। ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल्स, मेटलर्जी, धातु, धातुकर एवं अधातुओं का रसायन। ये दोनों ही पार्ट, ये भी होगा हमारा 8 नंबर का। ये दोनों चैप्टर्स मिला के पूछा जाता है 8 मार्क्स का। थर्ड है हाइड्रोकार्बन्स एंड दैनिक जीवन में रसायन, कि हम अपने डेली लाइफ में केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे यूज करें, ये चैप्टर हमें पढ़ना है। और ये दोनों चैप्टर्स भी मिला के आते हैं टोटल 8 मार्क्स के। तो इसी तरीके से हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं, एसिड बेस, पीरियोडिक टेबल, मेटल्स, नॉन मेटल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। ये टोटल मिला के हमारे पास है 24 मार्क्स का। अब क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स का केमिस्ट्री से ही पूछा जाता, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो अम्ल व जो क्षार ये है, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अच्छा, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। इसके अभी हमारा जो ये है 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, है ना, इस तरीके से। अच्छा, ये दोनों ही चैप्टर, इस चैप्टर से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसके साइड से भी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से। अब 2 मार्क्स से वहां पे आता है सिर्फ 1 क्वेश्चन, है ना, यहाँ से पूछेगा 1 क्वेश्चन, देन यहाँ से पूछेगा 1 क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ एसिड बेस एंड हाइड्रोकार्बन से। तो यहाँ पे हमारा 1 क्वेश्चन होगा, इसका भी 1 क्वेश्चन। इसका मतलब है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मेटल्स एंड मेटलर्जी दिया हुआ है, मेटल्स एंड मेटलर्जी, ये पूछा जाता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंटली ये पढ़ना है। ठीक है, इस वाले चैप्टर्स को भी बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। और हाइड्रोकार्बन से बहुत कम पूछा जाता है, बट हाँ, डेली केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यहाँ से हम इजीली 4 मार्क्स का क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम टोटल नहीं पढ़ेंगे कि क्या पढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है, और उसको कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर अम्लीय, अम्ल, क्षार व लवण में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें तो पूछा जाता है, एक पूछा जाता है अम्लीय वर्षा, दूसरा पूछा जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, तो वो उतना वो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम अम्लीय वर्षा डिस्कस करते हैं। जब जल का पीएच 7 से कम हो तो जल
का जल की प्रकृति अम्लीय होने लगती है। ठीक है, जब भी नॉर्मल जो जल होता है, नॉर्मल हम जो वाटर पीते हैं उसका पीएच होता है 7, लेकिन अगर मान लो किसी भी रीजन से, जैसे मान लो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं, जब ये गैसेस पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और ये बनाते हैं कोई ना कोई एसिड। जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो ये बनेगा H2SO4, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसी तरीके से जब मान लो पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं, इन एसिड्स की वजह से जल का पीएच का मान 7 से कम हो जाता है, जिसकी वजह से जल की प्रकृति अम्लीय होने लगती है। अम्लीय होने लगती है, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है अम्लीय वर्षा। कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में बहुत सारे गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जब ये अलग अलग ऑक्साइड्स मिलते हैं पानी के साथ तो ये कुछ कुछ एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हीं एसिड्स की वजह से, अगर सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन है तो कार्बोनिक एसिड, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रिक एसिड। इन एसिड्स जब ये एसिड पानी के साथ मिक्स होते हैं, पानी का पीएच कम करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जो वर्षा है, वर्षा का जल वो अम्लीय होने लगता है। इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, प्रभाव, अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसे ताजमहल के कलर का, जो संगमरमर का पत्थर है, उसका पीला पड़ना, बहुत सारे पौधों में इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, जब खेती होती है, फर्टिलाइज खेतों में इसका प्रभाव है, मिट्टी की जो उर्वरकता है वो कम होने लगती है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, है ना, तो आपको ये पढ़ लेना है अच्छे से। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, पीएच स्केल। पीएच स्केल, सोरेनसन ने इस पीएच स्केल का आविष्कार किया था। पीएच स्केल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, पीएच स्केल में हमें थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके का स्केल होता है नॉर्मल, जिसकी वैल्यू होती है 0 to 14, है ना, एक वैल्यू होती है 7 के पास। इस 7 की वैल्यू को बोला जाता है उदासीन। अगर मान लो इस स्केल की रीडिंग 7 से कम हो, 7 से कम हो, इसको बोला जाता है अम्लीय प्रकृति का। अगर मान लो इस स्केल की रीडिंग, ठीक है, ये जो स्केल है इसका मान होता है 14 तक, ठीक है, 1 से 14, 0 से 14, है ना। अगर मान लो ये 0 से 7 के नीचे है, 7 से अगर मान कम है तो अम्लीय प्रकृति होगी, अगर 7 से ज्यादा है तो ये होती है क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता कि पीएच स्केल क्या है, ये बहुत कम क्वेश्चन आता है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें इस तरीके से एक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी इस बुक में है, सीजी बुक पे क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट है, मान लो उस स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के दौरान एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको अलग अलग रिजल्ट मिले, ठीक है, अलग अलग पीएच का मान मिला। मान लो A, B, C, D, E तक के हैं हमारे पास, ठीक है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट हैं। तो उसी तरीके से इसकी वैल्यू मान लो किसी का 1 है, किसी का 13, किसी का 8 है, किसी का 7 है, ठीक है, इस तरीके से मान लो दिया हुआ है। किसी का मान लो, चलो एक का है 6, है ना। अब इस तरीके से ये है पीएच का मान, पीएच का मान। अब प्रश्न पूछा जाता है सबसे दुर्बल एसिड कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है, दुर्बल क्षार कौन सा है, क्षार, प्रबल क्षार कौन सा है, प्रबल अम्ल कौन सा है,
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अब क्या करना है, पीएच स्केल आपको पता है, पीएच स्केल ये 7 है, ये 14 है, ये 0 है, ठीक है। अगर मान लो हम 7 से नीचे आए, अगर इसका मान 7 से कम होने लगे, इसका मतलब है कि इसकी अम्लीयता बढ़ रही है, इसकी अम्लीयता बढ़ेगी, इस साइड बढ़ने पे इसका क्षार की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 उदासीन है, तो सबसे पहले अच्छा इसमें पूछता है उदासीन कौन है इसमें, ऐसे 5 एक्सपेरिमेंट ले लिए, इस 5 एक्सपेरिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस और न्यूट्रल। तो हमें पता है पीएच स्केल में जिसका मान होता है 7, मतलब इस C का पेयर जो है ये उदासीन है ना। जब एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो ये जो 7 है ये उदासीन हो गया। नेक्स्ट 1 का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा एसिड होना, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो अम्लीयता घटती जाएगी और क्षार का जो नेचर है, क्षार की प्रकृति बढ़ती जाएगी, है ना। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, जिसका वैल्यू कितना आएगा पीएच में 1 के इसमें आएगा, ठीक है। दुर्बल क्षार कौन सा होगा 6, क्योंकि 6 के बाद जस्ट 7 आएगा, 7 उदासीन होने लगेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टार्टिंग की जो 3 है 1 2 3 ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये वीक एसिड, फिर वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो प्रबल क्षार क्या होगा हमारा, इसमें देखो 1 तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ 13 हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसका मान होगा पीएच का 13। दुर्बल अम्ल 8 तो हमारा क्षार होता है, ठीक है, तो 6 होगा हमारा दुर्बल अम्ल। एक बच गया प्रबल अम्ल, सॉरी हाँ दुर्बल क्षार होगा जिसकी वैल्यू होगी 8, इस तरीके से, है ना। तो क्वेश्चन नॉर्मली पूछेगा कंजप्शन बेस पे कि एक वैल्यूज दे देगा, इसमें आपको बताना है नॉर्मल संख्या देके कि प्रबल कौन सा होगा, दुर्बल कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल, वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है। तो स्केल आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि देखो इसका एक शॉर्ट फॉर्म हम ले सकते हैं इस तरीके से, अगर मान लो 1 2 3 के बीच में अगर आपकी रीडिंग आ रही है तो ये होगा बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल, ठीक है। ये रीडिंग आप याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर मान लो ये 4 5 6 आ रहा है तो ये हो जाएगा दुर्बल अम्ल, ठीक है। 7 है मतलब उदासीन, न्यूट्रल, जो पानी हम पीते हैं, पीने का पानी, ये होता है उदासीन, ठीक है। 8 9 10 ये होगा आपका दुर्बल क्षार, वीक बेस हो जाएगा। अगर इसके बाद, ठीक है, 11.5 तक, 11.5 से 12 13 एंड 14 ये हो जाएंगे बहुत ज्यादा प्रबल क्षार, ठीक है। तो लास्ट के कुछ ईयर्स में इसी टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है, आप बहुत इजी फॉर्म में कर सकते हैं, ये बस रीडिंग याद हो जाए। स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग एसिड, बीच वाला वीक एसिड, ठीक है, 7 न्यूट्रल, देन 8 9 10 वीक बेस, लास्ट वाला फिर स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरीके से आप पूरा एसिड बेस का पूरा कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच स्केल की उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पाचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमारे स्टमक में एक एसिड होता है, उसके पीएच को भी कंट्रोल करने में, देन हमारे ब्लड में, ब्लड का पीएच, ठीक है, इसके स्टडी में भी हेल्प होता है। सलाइवा हमारे माउथ में, ठीक है, जो भोजन को पचाने में काम आता है, उन सारी चीज़ों में। हाँ एक चीज़ और, सॉइल की, अगर मृदा की पीएच चेंज हो ना, मृदा का अगर पीएच चेंज हो जाता है तो उसमें उसका जो ये है फर्टिलिटी, वो फर्टिलिटी जो है वो समाप्त होने लगती है, ठीक है। तो सॉइल के पीएच की स्टडी
में भी हेल्प होता है। तो इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ठीक है। इससे भी हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट के फ्यू ईयर्स में आए होंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आवर्त सारणी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आवर्त सारणी किसने दिया था, ठीक है। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसकी जनक किसे कहा जाता है, तो वो है मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था, ठीक है। उसमें टोटल हमारे पास 118 तत्व है, 118 तत्व। अब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि नॉर्मली, हाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो नया मेंडलीफ का आवर्त सारणी है उसके कुछ कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब करिए, ठीक है। तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इन्होंने आइसोटोप्स का पोजीशन बताया था, हर एक एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया था, ठीक है। अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स में इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से पूछा जाता है, ध्यान देना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। चलो पहले एक ही सिंगल इसमें करके देखते हैं। इस तरीके से आपके पास सीरीज है ना। इनको बोला जाता है आवर्त, ये जा रहे हैं दाएं से बाएं। आपके पास एग्जाम में इस तरीके से टेबल होगा, आप प्रश्न पूछेगा, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। आकार के अनुरूप आकार के अकॉर्डिंग, आकार के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्हें आकार के अकॉर्डिंग सबसे छोटा तत्व, सबसे बड़ा आकार किसका है, सबसे बड़ा आकार किस तत्व का है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत ऋणात्मकता की श्रेणी, विद्युत ऋणात्मकता की श्रेणी, है ना। ये पूछा जाएगा कि बाएं से दाएं जाने पर आकार की स्थिति क्या होती है, आकार बढ़ता है, आकार घटता है, वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे बड़ा साइज किस तत्व का होगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है और विद्युत ऋणात्मकता की श्रेणी बाएं से दाएं जाने पे क्या होगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें देखना है कि आकार का प्रभाव क्या पड़ता है। आकार का प्रभाव एक तो समूह में देखेंगे हम, ठीक है। दूसरा है आवर्त, आवर्त और समूह में साइज क्या होता है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे को बोला जाता है समूह, आवर्त बोला जाता है बाएं से दाएं। पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 चीजें होती है, एक होता है समूह और एक होता है आवर्त। ऊपर से नीचे को बोला जाता है समूह और बाएं से दाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आवर्त दिया हुआ है। अब देखना साइज का इफेक्ट, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, ठीक है। बाएं ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, आकार बढ़ता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स, कक्षक बढ़ते हैं। जैसे मान लो स्टार्टिंग वाले तत्व का 1 कक्षक है तो नीचे वाले तत्व का 2 कक्षक होगा, ठीक है। फिर ये 3 कक्षक रहेंगे और एक इसकी जो नीचे रहेगा उसका 4 कक्ष, ठीक है। इस तरीके से इनके कक्षक बढ़ रहे हैं। जब कक्षक बढ़ रहा है तो केंद्रक और बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब डिस्टेंस बढ़ता है मतलब साइज बढ़ता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे
बेस आकार बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि कक्षक बढ़ रहा है। अब ध्यान देना आवर्त में क्या होता है, आवर्त में जस्ट इसके अपोजिट होगा। आवर्त में आकार जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इसके आवर्त में ऊपर से नीचे सॉरी बाएं से दाएं जाने पे, ठीक है, किसी भी तत्व का आकार घटता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है। आप देखेंगे, मान लो इस तरीके का एक कक्षक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नेक्स्ट में गया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नेक्स्ट में गया इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। कक्षक चेंज नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, इनके बीच न्यूक्लियस और ये केंद्रक के बीच में, सॉरी केंद्रक और इस बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बहुत कम अट्रैक्शन होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये थोड़ा ज्यादा पास आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो पावर ऑफ अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से बाएं से दाएं जाने पे साइज क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ता है, लेकिन जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर पावर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन सेम कक्षक में उपस्थित आते जाते हैं, अब सेम कक्षक में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा आकर्षण बल बढ़ रहा है। आकर्षण बल बढ़ने की वजह से आकार अपने आप छोटा हो रहा है ना। तो अब ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लिए तो आप आराम से कर लेंगे। साइज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो बाएं से दाएं जाने पे हमको पता है आवर्त में क्या होता है, आकार घटता है, आकार घटता है। आपको बस उत्तर यही लिखना है कि आकार घटता है। तो सबसे बड़ा साइज कौन हो गया, लिथियम, ठीक है। सबसे बड़ा तत्व, सबसे बड़ा तत्व, ठीक है, इस टेबल में सबसे बड़ा तत्व है लिथियम का और सबसे छोटा तत्व है, सबसे छोटा तत्व है फ्लोरीन का, ठीक है। इस तरीके से आपको देना है, सबसे बड़ा तत्व लिथियम, सबसे छोटा। इसके बाद हम देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता का प्रभाव। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है कि कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अपने अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरे तत्व के। जैसे मान लो एग्जांपल है HCl, ये जो होता है हमारा क्लोरीन, ये बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता तत्व है। क्यों? इतना पावरफुल है कि इसके बीच में ये जो के बीच बॉन्डिंग हुई है वो इस इलेक्ट्रॉन को भी ले लेगा। जब ऐसा तत्व जो किसी और दूसरे तत्व एटम के, ठीक है, दूसरे अणु के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है, उसी की टेंडेंसी को बोला जाता है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आकार के। विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका आकार बढ़ रहा है तो ये कम होगा, ये कम होगा तो फिर आपका आकार बढ़ जाएगा। तो जैसे हम जा रहे हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पे आकार हमारा घट रहा है, तो मतलब विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला यहाँ पे तत्व है फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन के बाद आता है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आएगा नाइट्रोजन। इस तरीके से इस सीरीज में हमारा बन जाएगा, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। या तो फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो आपको किसी तत्व का, जैसे मान लो दे दिया है 14, ठीक है, परमाणु क्रमांक किसी तत्व का दिया है, परमाणु क्रमांक है ना, किसी भी तत्व का दिया हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे हम दे रहे हैं 14। आपको इसका बताना है कि ये कहाँ उपस्थित होता है, मतलब इसका आपको समूह बताना है, आवर्त बताना है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बतानी है। अलग अलग क्राइटेरिया में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लिए हैं या समझ में आता है कि बुक किस टाइप का है, तो आप आराम से कर लेंगे, है ना। अब दूसरा चैप्टर देख लेते हैं।
नेक्स्ट यूनिट्स है धातु एंड धातुकर। धातुकर, इसी के साथ एक और है अधातु, ठीक है, अधातुओं का रसायन। ये दोनों ही जो चैप्टर्स हैं, ये जो यूनिट है, इससे पूछा जाता है टोटल 8 नंबर का। और ये जो पहला चैप्टर है इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्यों? क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है 5 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इससे पहले वाले चैप्टर्स तो 4 मार्क्स के थे, बट ये वाला जो चैप्टर है धातु, मेटल्स एंड मेटलर्जी, ये यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। इसमें से डायरेक्टली पूछा जाता है एक और कि धातु और अधातु, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बस। क्वेश्चन, धातु और अधातु में अंतर, ठीक है। खनिज एवं अयस्क में अंतर, ठीक है। यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, धातु कर्म से कि क्या होता है, धातु कर्म क्या होता है, धातु कर्म मिश्र धातु, ठीक है। ये कुछ चैप्टर्स जो आपको बहुत ज्यादा ये पॉइंट्स हैं जो पढ़ लेना है, धातु और धातु, खनिज, धातु कर्म, मिश्र धातु, ठीक है। एक और क्वेश्चन है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है। इन्हीं के साथ कंसंट्रेशन, अच्छा निस्कंदन, अयस्क का निष्कर्षण, ठीक है। ये आपके 3 फॉर्म में होंगे। एक होता है हमारा ग्रेविटेशनल मेथड, एक होता है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, तीसरा होता है आपका झाग विधि, ठीक है। तो आपको इतने सारे, ये दोनों चैप्टर्स को मिला के अगर आप 5-6 क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप इजीली बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकेंगे और आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हो जाएगा। धातु और अधातुओं में अंतर में क्या पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कि जो धातु होता है और अधातु, धातु जो होते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉरी फर्स्ट वाला को छोड़ के बाकी सब हार्ड होते हैं, ठीक है। और जो धातु होते हैं ये बहुत ही अच्छे गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। धातु हीट और इलेक्ट्रिसिटी, उष्मा और विद्युत और उष्मा के बहुत अच्छे से सुचालक हैं, लेकिन ये कुचालक हैं। ये ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, धातु ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते। हमारे जो धातु होते हैं वो मलेबल होते हैं, बट ये मलेबल नहीं हो सकते, ठीक है। ये डक्टाइल होते हैं, ये डक्टाइल नहीं होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो आपको 5-6 पॉइंट्स लिखना है तो आप आराम से कर लेंगे। धातु और अधातु में अंतर, खनिज एवं अयस्क में 3-4 अंतर, कि सारे के सारे अयस्क जो हैं वो खनिज हैं, लेकिन सारे के सारे जो खनिज हैं वो अयस्क नहीं हो सकते। खनिज जो होते हैं वो अंडरग्राउंड में प्राप्त होते हैं। अब हमें जिस धातु को निकालना है उसी पृथक्करण के लिए हम एक सेपरेट अपना जो भी मेथड है वो यूज कर सकते हैं। धातु कर्म होता है कि किसी भी अयस्क से धातु को निकालने का जो पृथक्करण की विधि है, ठीक है। धातु से ठीक है, इस अयस्क से धातु के निकालने की जो विधि होती है उसको बोला जाता है धातु कर्म। मिश्र धातु होता है, ये एक समांगी विलयन है, समांगी मिश्रण है, जिसमें एटलीस्ट आपके पास एक धातु होना चाहिए, ठीक है। एलॉय इसलिए हम बनाते हैं, एलॉय जो होता है बहुत सारे डिफरेंट उनका मिक्सचर है, लेकिन उस मिक्सचर में आपको कंपलसरी है कि एक आपके पास
मेटल होना चाहिए। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में होता है, एक जिंक कार्बोनेट के लिए यूज होता है और एक हम जिंक सल्फाइड के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दोनों विधियों में ये जो कैल्सिनेशन है, ठीक है, अच्छा, रोस्टिंग जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसको रोस्टिंग कहते हैं। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है कैल्सिनेशन। अयस्क का डिस्कशन यहाँ से पूछा जाता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यही, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल मेथड क्या है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आपको डायग्राम बस पढ़ लेना है। आप अगर डायग्राम पढ़ लिए, एक दो विधियों का जो लिखने का अगर मेथड आ गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल मेथड में क्या है, इस तरीके से ऊपर में व्हील्स होता है, ठीक है, इधर नीचे व्हील्स होगा, आप ऊपर में इस तरीके से फ्लो करेंगे, ये नीचे आके गिरेगा, ठीक है। इस तरीके का ग्रेविटेशनल मेथड है कि ऊपर में आप अयस्क और जो भी आपके उसके साथ जो मिश्रण धातु है, गंदगी है, ठीक है, उसको करके नीचे में आप मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मेथड में होता है, मैग्नेटिक के रोल्स लगाते हैं हम, बहुत इस तरीके के व्हील्स लगाते हैं, ठीक है। ऊपर से हम यहाँ पे अयस्क देते जाते हैं, मैग्नेट जो भी हमारा अयस्क है, ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है हम इसमें यूज करते हैं आयरन के सेपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आयरन और मैग्नेट के बीच में आकर्षण होता है, तो ये इसके आकर्षण के साथ चिपक के यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन जो हमारा गंदगी है, अशुद्धियाँ हैं, वो इसमें आके गिर जाएगी ऐसे। तो इस तरीके से हम अशुद्धियों को और धातुओं को अलग अलग कर सकते हैं। नीचे एक झाग मेथड दिया होता है, झाग मेथड है जिंक सल्फाइड के सेपरेशन के लिए, ठीक है। इस तरीके का रहेगा, इसमें पैडल लगा होता है, ठीक है। नीचे इसमें जो भी हम रिएजेंट डालते हैं वो इसको झाग बनाता है और झाग के साथ धातुओं के साथ ये ऊपर ले जाएगा, ठीक है। और नीचे भी जो भी आपकी गंदगी है वो बच जाएगी। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा मैथड्स नहीं पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है धातु और अधातुओं में अंतर, ठीक है, खनिज और अयस्क में अंतर, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। एक और चीज़ है फ्लक्स और स्लैग, उसमें भी डिफरेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ना पढ़ के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो आ सकता है। थर्ड है, थर्ड यूनिट, ठीक है। थर्ड यूनिट है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है। टोटल 8 नंबर का अंक पूछा जाता है, ठीक है। 8 मार्क्स को दोनों को मिला के 4 मार्क्स का इसमें लेंथी क्वेश्चन आता है और 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। अगर आप क्रियात्मक समूह और थोड़ा बहुत नामांकन अगर आप पढ़ लिए तो आप इजीली ये चैप्टर अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्रियात्मक समूह कितने होते हैं टोटल? अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, ठीक है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस तरीके के कुछ कुछ हमारे पास क्रियात्मक समूह हैं। अब क्वेश्चन आता है, मान लो ये दे दिया C2H5, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। C2H5OH इस तरीके का कंपाउंड दे देगा और अब ये पूछेगा कि इसमें क्रियात्मक समूह पहचानिए और इस कंपाउंड का नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, जब कार्बन एक हो, ठीक है, एक कार्बन हो, उसको हम बोलते हैं मीथेन,
जब कार्बन 2 हो तो उसको बोला जाता है इथीन। जब कार्बन 3 हो, ठीक है, तो 3 कार्बन वाले इनको बोला जाता है प्रोपेन, ठीक है, प्रो। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ठीक है, ये भी एक की पॉइंट है, इनको आप थोड़ा ध्यान देंगे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, 7 तक लिख लेंगे हेप्टेन। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन 1 हो तो मीथेन, 2 इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन, इस तरीके से। अब हमारे पास है इस तरीके का एक कंपाउंड। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो मान लो इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 कार्बन, हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5, यहाँ पे है OH। अब भी इसको देख के पहचान में आ जाना चाहिए कि जो OH है वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड को हम लिखते हैं CHO, कीटोन लिखते हैं CO, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। तो आपके 4 मार्क्स इजीली, ठीक है, आप पहचान लिए कि OH क्या है, अल्कोहल क्रियात्मक समूह है, आप लिख लेंगे, ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड चीज, इसका नाम लिखना है। जब 2 कार्बन है तो इथेन होगा, ठीक है, OH है तो लगा लेंगे हम इसके सफिक्स में इथेनॉल, कंपाउंड बन जाएगा इथेनॉल। ऐसे ही एक और कंपाउंड देख लेते हैं, ठीक है, C3, जिससे मान नहीं, सॉरी, CH3COOH। तो हमें पता है कि COOH जो है वो किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है इससे, आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपके मार्क्स इजीली गेन हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करिए, 2 कार्बन है मतलब ईथ, तो इसको बोला जाता है इथेनॉइक एसिड। इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक होता है आइसोमर, कि आइसोमर क्या होता है, कोई कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि कितने टाइप के आप आइसोमर्स बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। खाने का सोडा, खाने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है। आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत आइडिया नहीं होता। जैसे मान लो इस साल ये क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट ईयर ये आ जाएगा, फिर कभी पूछेगा। अब इसमें पूछता है कि खाने का सोडा का फॉर्मूला दीजिए, किस तरीके से इसकी बनाने की विधि है और इसके उपयोग। सेम एज इट इज फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाने की विधि और इसके उपयोग। तो सबसे पहले देखते हैं खाने का सोडा को क्या बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बनता है लवण के मिश्रण से, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसमें हम मिलाते हैं अमोनिया, ठीक है। इससे बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। 2 कंपाउंड बनेंगे, यहाँ से सोडियम, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से इसका, यहाँ का एक ऑक्सीजन और यहाँ का 2 ऑक्सीजन, हो गया 3। सोडियम, यहाँ से एक हाइड्रोजन, देखो यहाँ सोडियम, यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन और यहाँ का जो कार्बन
डाइऑक्साइड है उसमें इस पानी का ऑक्सीजन भी ऐड कर दो तो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका रासायनिक नेम, रासायनिक सूत्र और बनाने की विधि। ठीक है, तो बचा क्या, क्लोरीन और ये अमोनिया का, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का Cl बना लेंगे अमोनियम क्लोराइड। उपयोग, जितने भी बेकरी शॉप्स में जितने भी ब्रेड बनते हैं, ठीक है, केक ब्रेड, इन सब को बनाने में हम यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, क्योंकि वहाँ पे जो केक जो स्पंजी बनता है, ठीक है, वो इसकी वजह से बनता है। ठीक है, यहाँ जब ये हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वहाँ से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस के रिलीज होने के साथ जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्पंजी बनने लगता है। ठीक है, तो बेकरी में फायर एक्सटिंग्विशर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे कहीं जलन होती है एज ए एंटी प्रतिअम्ल के रूप में धोने का सोडा दे देते हैं फटाफट से, उसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट। बस जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, इसको जब हम हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे हमें प्राप्त होता है धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस तरीके से इसके दो मॉलिक्यूल और साथ में रिलीज होंगे H2O, है ना, और इसके साथ निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का गैस। ठीक है, इस तरीके से इसका बनाने की विधि है ना। इसका उपयोग क्या है, जितने भी हम घरों पे कपड़े धोने में, ठीक है, जो भी चीजें साफ करने में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है कैल्शियम, अच्छा ये बनता है जिप्सम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O। ये बनता है जिप्सम से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जिप्सम जिप्सम क्या होता है इस टाइप का। तो कैल्शियम सल्फेट के पास अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं पानी के, कैल्शियम सल्फेट के पास अगर दो मॉलिक्यूल हैं पानी के, तो इनको बोला जाता है जिप्सम। और जब आप जिप्सम को गर्म करते हैं तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल पानी का बाहर हो जाएगा, 1.5 मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपके पास कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, आजकल POP का उपयोग किया जाता है सीलिंग करने में, जो छतें बनती है, जो फॉल्स सीलिंग, उनके हेल्प में किया जाता है। बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका हॉस्पिटल्स में। अगर किसी की हड्डियां फ्रैक्चर हो गई है तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं उनकी हड्डियों को दोबारा से जोड़ने में। बहुत सारे खिलौने बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण, है ना, इसका केमिकल सूत्र है, ये केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट, है ना। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, जब हम बुझे हुए पानी का, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया करते हैं क्लोरीन गैस के साथ, कैल्शियम बुझा हुआ जो चूना होता है, चूने में जब हम कैल्शियम की गैसेस को पास कराते हैं तब ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और यहाँ से निकलेगा हमारा H2O। ठीक है, तो इतनी विरंजक चूर्ण जो कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर है, ये जो अगर इसका इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ से फिर रिलीज करता है क्लोरीन। इसीलिए जब इन्वायरमेंट में खुला छोड़ने पे इसमें से क्लोरीन की महक आती है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में आते ही वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन गैसेस को रिलीज करेगा, और वो क्लोरीन जो होता है उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पंजेंट टाइप होती है ना। विरंजक चूर्ण का यूज़ कहाँ करते हैं हम? वाटर को क्लीन करके, वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है, पेपर वगैरह को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो आज इतना ही है। 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर में भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जितने टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए अगर वो भी पढ़ लिए तो आपका केमिस्ट्री का जो पोर्शन है 10th साइंस में ऑलमोस्ट बन जाएगा। थैंक यू सो मच।